एनडीसीईडीयू के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में 1.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज 1.3 प्रश्नावली को करने से पहले इसका कुछ बेसिक ज्ञान हमें लेना जरूरी है। इसमें 1.3 प्रश्नावली में है कि किसी भी संख्या को अपरिमेयता सिद्ध करना, किसी भी संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करना, अर्थात वो कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। लेकिन उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध किस प्रकार करेंगे, अपरिमेय संख्या होती क्या है, उसके बारे में नॉलेज लेंगे। देखना, जो वर्गमूल में जो संख्याएं होती हैं, वर्गमूल में जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, जो पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर, देखना पहले तो मैं पूर्ण वर्ग संख्याएं बताता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या का आपको पता होगा, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ये जिनका वर्ग, जैसे 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे ना तो 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूं 9 क्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 का वर्ग भी हम निकाल सकते हैं। कितना आता है 9 का वर्ग, 3 आता है। इस प्रकार 16 का वर्ग भी हम निकाल सकते हैं। वर्ग 16 का वर्गमूल, जैसे अब मैं बोलूं कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 3 का वर्ग, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। अर्थात पूर्ण जो वर्ग संख्याएं हैं इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो यहां से मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर और जितनी भी संख्याएं होती है ना, जो वर्गमूल के अंदर आती है, जो वर्गमूल के अंदर आती है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे ऐसी कोई संख्या है वर्गमूल 2। अब 2 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो क्या, वो बात अलग है कि आप उसका 1.414 ऐसे करके आता है, लेकिन वैसे 2 का वर्गमूल वैसे तो नहीं निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते ना। 2 का वर्गमूल वैसे सीधा पूर्ण संख्या के अंतर्गत, जैसे पूरी कोई संख्या है वैसे नहीं निकाल सकते ना। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। जैसे वर्गमूल के अंतर्गत 3 आ गया तो ये भी हमारे पास अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल में 7 आ गया तो ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। तो ये कैसी संख्याएं है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जितनी भी वर्गमूल में संख्याएं आती है, अगर उनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हमारे पास होती है। वो भाग विधि से हम दशमलव संख्या में जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरी जो संख्याएं हैं, जैसे इनका वर्गमूल निकल के आ रहा है, 4 का 2 आ रहा है, 9 का 3 आ रहा है, 16 का 4 आ रहा है, 25 का 5 आ रहा है, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार तो नहीं निकल के आ रहा ना, इनका दशमलव निकलेगा, वो बात अलग है। तो जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते वो संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब देखना, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, हमारे पास कोई संख्या है √11, तो ये जो 11 है इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते ना, तो इसका मतलब ये भी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात वर्गमूल के अंदर आने वाली ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण संख्या के अंदर, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। किन संख्याओं को छोड़कर, पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर। अब इनकी अपरिमेयता को सिद्ध कैसे करें, जैसे आपको बोल दिया जाए सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इनको सिद्ध कैसे किया जाए। तो इनको सिद्ध करने का तरीका होता है, वो आपको
आना चाहिए। हर क्वेश्चन में हमें वही तरीका काम में लेना है, हर क्वेश्चन में हम वही तरीका यूज में लेंगे, वही तरीका काम में लेंगे कि ये इनको कैसे अपरिमेयता हम उसकी सिद्ध करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो एक बार आपने उस तरीके को देख लिया ना, तो आगे वाले क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किसी भी संख्या को अगर हम अपरिमेय, हमें वैसे तो पता है कि हाँ भाई इनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखना सिद्ध कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली में हमारे पास क्या है, प्रश्नावली 1.3। कौन सी प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कौन सी पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, अपरिमेयता, अपरिमेयता को सिद्ध करना। क्या करना, कि अपरिमेयता को सिद्ध करना। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसके विपरीत, पहले ये मेथड है, ठीक है ना, इस मेथड को हमें करना है, इस मेथड को हमें याद रखना है कि इसी मेथड से हम आगे के क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। इसलिए ये मेथड आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक सहभाज्य संख्या के बारे में बताना चाहूंगा कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया है, भाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि ये हमारे पास यहां इसमें सिद्ध करने वाले में काम में आएगा। कि सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, इसका मतलब उसका HCF कितना होगा, 1 होगा। मैंने पहले ही बात की थी कि जैसे हमारे पास कोई संख्या 5 है, कोई संख्या 6 है, तो 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार, ठीक है, इसमें 2 का जाएगा, ये 3, ये 3, 1। अब देखना 5 को हम लिख सकते हैं 1 में 1 का और इसमें 1 का 1 का, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 1। 6 को कैसे लिख सकते हैं, अब इनके नीचे सेम संख्याओं के नीचे सेम संख्या लिखनी है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो अर्थात इनमें 1 है ना उभयनिष्ठ, अरे 1 मतलब उनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, अर्थात उनका HCF कितना होता है, HCF कितना होता है, 1 होता है। कि सहभाज्य संख्या को आपको ऐसे समझना है कि उसमें कोई भी अभाज्य जो संख्याएं आ रही है, कोई भी अभाज्य संख्या या फिर कोई भी अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ नहीं होता है। आप तो सीधा ये याद रखो कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। सहभाज्य संख्याओं में क्या होता है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और वो बात हमारी हो गई थी, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, इसका मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं, गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, गुणनखंड तो अलग हो जाएगा, गुणनखंड नहीं, कोई भी उभयनिष्ठ जो जोड़ा है, कोई भी उभयनिष्ठ जोड़ा नहीं बनेगा, कोई भी उभयनिष्ठ संख्याएं इसमें विद्यमान नहीं होगी, दोनों संख्याओं में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। अर्थात क्या बोले, HCF कितना होता है इनका, 1 होता है, मैसअप 1 होता है, किनका, सहभाज्य संख्याओं का।
सहभाज्य संख्याओं का क्या होता है, HCF 1 होता है। ठीक है, आप इतना ही याद रख लो कि इनमें ना तो कुछ उभयनिष्ठ होता है। अगर दो संख्याएं अगर हम देखें सहभाज्य संख्या, जैसे लगातार आने वाली संख्या है जैसे 7 और 8 है, तो इनमें कोई उभयनिष्ठ संख्या आ रही है क्या? 7 में 8 में कुछ उभयनिष्ठ है क्या जो दोनों में है? इसको कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है ना, इसका मतलब इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, और इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ काम में आने वाला है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता, अर्थात दो लगातार आने वाली जैसी संख्याएं हैं 2 और 3। 2 और 3 में कुछ भी उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब इनका HCF 1 है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। मैं बोलूं 9 और 10 है, तो 9 और 10 में कुछ उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। मैं बोलूं 12, 13, अर्थात जितनी भी लगातार आने वाली जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। जितनी भी लगातार आने वाली, जैसे 12, 13, दो संख्याओं की बात करें 15, 16, ये आपस में कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है और इनका HCF 1 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हमने बात कर ली। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले मानेंगे कि माना, इसका जस्ट उल्टा मानेंगे कि हमें अपरिमेयता सिद्ध करनी है, तो हम पहले मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। मैं लिख के बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। सहभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सहभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको करने के लिए इसका हल करते हैं, तो इसका हल किस प्रकार करना है, पहले हमें इसका जस्ट उल्टा मानना है कि अपरिमेयता सिद्ध करनी है, तो हमें हर क्वेश्चन में क्या मानना है, ऐसे ही मानना है पहले कि अगर यहां पर √3 होता तो हम क्या मान लेते, माना √3 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें पता है अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करने के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा जस्ट इसका उल्टा कि हाँ भाई ये एक परिमेय संख्या। तो यहां पे लिख देते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या। अब आपको पता है अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अंश बट्टे हर या फिर P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सकता है। फर्स्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P बट्टे Q या अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम P बट्टे Q के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपके जो किताब के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। उसने A बट्टे B के रूप में लिख रखा है, तो हम क्या लिख देते हैं कि अगर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या है तो इसे A बट्टा B या फिर P बट्टा Q लिख दो, लेकिन किताब में A बट्टा B लिख रखा है तो हम A बट्टा B ही दर्शा रहे हैं जिससे समझने में आपको आसानी हो। A बट्टा B अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। हाँ, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है तो √2 बराबर A बट्टा B लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना, लिख दिया सी। अब इसको हमने लिख दिया तो देखना, अब यहां से अगर हम देखना चाहें, यहां आगे लिखना है हमें, एक बात आगे यहां लिखनी है कि जो हमने A और B जो संख्या ली है, कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक, कोई भी अदर A व B, आपको पता है अगर परिमेय संख्या है तो A भी पूर्णांक होगा और B भी पूर्णांक होगा। तो ये जो संख्याएं ली है, ये हमें कैसी संख्याएं लेनी है, जो आपस में क्या हो, सहभाज्य हो। सहभाज्य होने का मतलब इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इनका HCF क्या है, 1 है। तो यहां हमें क्या लिखना है, जहां क्या A व B दोनों A व B सहभाज्य संख्या है, जहां A व B सहभाज्य
संख्या है और सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब HCF कितना है, 1 है। जहां ए व बी सहभाज्य संख्या है और सहभाज्य संख्या का मतलब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड कोई भी इसमें अभाज्य जो गुणनखंड है सॉरी कोई भी जो अभाज्य गुणनखंड है वो इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। तो एक मिनट, हाँ, कोई भी इसमें अभाज्य गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इनका HCF क्या है, 1 है। ए व बी दोनों ऐसी संख्या है, तो देखना इसको हम ऐसे लिखें, इसके नीचे कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1। अब इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें, जब एक वज्र गुणा कर रहे हैं, 1 को a से गुणा करेंगे तो a और √2 और ये b, √2 को b से गुणा किया तो √2b। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, ये तरीका है, यही तरीका काम में लेना है हमें। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये लिखना है, दोनों तरफ, ये तरीका है अपरिमेयता सिद्ध करने का, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग और ये √2, b का वर्ग, a का वर्ग कितना होता है a² और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखना ये √2 और ये √2, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो देखना अंदर 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा √4 इस प्रकार। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, वो पीछे हमारी बात हुई थी, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो कितना लिख देंगे यहां, √2 की जगह तो 2 और ये b², ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2b² बराबर a²। अब ये 2 इसके गुणा में है, गुणा में, तो b² बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे 2 का, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। जब इस 2 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा, भाग में चला जाएगा, तो b² बराबर a² बट्टे 2 आ गया, ये समीकरण नंबर 1। अब यहां से एक बात बोल सकते हैं ना, अगर 2 है वो इस a², a कोई भी पूर्णांक है, अगर परिमेय संख्या है तो a बट्टे b लिखा है, इसका मतलब a भी कोई पूर्णांक है और b भी कोई पूर्णांक है। अब देखते हैं कि a², मान लिया, एक बात समझना, मानना कि a² कोई पूर्णांक लेते हैं, कोई भी पूर्णांक लेते हैं जिसमें 2 का भाग जाता हो, कोई भी पूर्णांक लेते हैं a²। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 36, ठीक है, 36 में 2 का भाग जाता है, कितनी बार, 18 बार जाता है ना। 36 किसका वर्ग है, अरे 6 का वर्ग है ना। जैसे a बराबर हमारे पास 6 है और a² बराबर कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, a बराबर 6 है और a² बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखना a² 36 में 2 का भाग जा रहा है तो a का मान 6 है, 6 में भी 2 का भाग जा रहा है ना 3 बार। तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं कि यदि 2 a² को विभाजित करता है, मतलब विभाजित करने का मतलब है कि 2 का भाग अगर a² में जा रहा है तो 2 का भाग a में भी जाएगा। यहां से एक बात लिखेंगे कि 2 a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। कैसे, आप बोल रहे हो सर कि 2 ऐसी कोई संख्या ले लो, आप ऐसी कोई संख्या ले लो कि कोई भी पूर्णांक a बराबर जिसमें 2 का भाग जाता हो। मैंने मान लिया, मैंने कोई ऐसी संख्या ले ली 8 ले ली, ठीक है, तो a² बराबर कितना, 64। अब देखना a² बट्टे 2, अब 64 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 32 बार। तो देखना a में भी जा रहा है ना, a का मान कितना है 8, 8 बट्टे 2 4 बार जा रहा है ना। तो देखना किसी भी स्थिति में अगर a² में अगर 2 का भाग जा रहा है तो a में भी तो 2 का भाग जा रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे कि 2 अगर a² को विभाजित करता है
तो ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। यहां से हमें लिखना है कि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, यहां से ये कैसे लिखा आपको पता चल गया होगा कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को विभाजित करता है। अब इसको यहां तक इतना करके छोड़ देना है। अब हम देखते हैं इधर। अब यहां इधर हमें मानना है, अलग से मानना है। वापस इतना तो कर लिया, अब हमें मानना है, माना क्या, माना a बराबर 2c, a बराबर 2c, c की जगह कुछ भी आ सकता है। a बराबर क्या माना हमने, 2c, a बराबर हमने माना है कि a बराबर हमारे पास क्या है, 2c है। ठीक है, जहां c कोई भी पूर्णांक है, जहां क्या है, c कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, जहां क्या, c कोई भी, देखना a बराबर 2c हमने माना, जहां क्या है, जहां c क्या है, कोई पूर्णांक है। जहां c कोई पूर्णांक है, क्या है, c कोई पूर्णांक है। अब हमारे एक बार में इधर काम की चीजें उधर लिख रहा हूं कि a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। अब इसको मेरे को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसको रफ कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि मैंने क्या क्या बात लिखी है, क्योंकि ये बात अभी आगे अभी काम में आएगी। ठीक है ना, अभी जस्ट काम में आने वाली है ये बात। a बराबर 2c, ठीक है, जहां c क्या है, कोई पूर्णांक है। अब आपको क्या करना है, उसमें दोनों जगह हमने वर्क किया था, इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों तरफ क्या करने पर, इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये a स्क्वायर बराबर 2c का ये स्क्वायर, कितना, a स्क्वायर, और ये 2c का स्क्वायर, कितना आएगा, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, कितना आएगा, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। एक बात देखना, अब a स्क्वायर का मान यहां से रखते हैं, कितना, a स्क्वायर का मान कितना है, फर्स्ट समीकरण से, समीकरण हमने नाम दिया था समीकरण 1 से a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर रखने पर a स्क्वायर का मान कितना है, 2b स्क्वायर, ये यहां पे रखते हैं, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2c स्क्वायर आ गया। अरे b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया ना, तो इसको यहां से लिख सकते हैं ना, ये 2 गुणा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको पहले लिख दिया, 2 गुणा c स्क्वायर को हमने क्या किया है, पहले लिखा है, बाद में बराबर में ये b स्क्वायर बाद में लिख दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, c स्क्वायर बराबर, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, b स्क्वायर बट्टे 2। अब वही बात, क्या b भी कोई पूर्णांक है, जैसे वहां पर लिखा था, हमने क्या लिखा था कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। यहां पर भी वही बात लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, b स्क्वायर को अगर 2 विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2b को भी
विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखना, ये बी स्क्वायर दो को बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। यहां से एक बात देखना, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए और बी हमारे पास दो पूर्णांक थे ना, ए और बी हमारे पास कोई पूर्णांक थे। तो यहां से एक बात देखना हमारे पास कि बी में भी 2 का भाग जा रहा है और ए में भी 2 का भाग जा रहा था। वहां से देखना हमारे पास यहां कितना था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 था। अब बी में भी 2 का भाग जा रहा है, ए में भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ए व बी दोनों में एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अतिरिक्त मतलब इनका एचसीएफ एक के अलावा इसमें एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। 2 है मतलब मैं कैसे क्या बोल रहा हूं कि जैसे ए का मान हमारे पास मान लेते हैं, ए का मान हमारे पास 4 है, ठीक है, और बी का मान हमारे पास 6 है, 2 का भाग जा रहा है। तब अब देखना इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। इसका गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 होंगे और इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 होंगे। अब हमने क्या मानी थी, ए व बी सहभाज्य संख्या मानी थी, और सहभाज्य संख्या हमने मानी थी और इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है ना दोनों में 2। हमने तो माना था अगर वो सहभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, अर्थात उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहां तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि इनमें एक के अतिरिक्त 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है। अरे आ रहा है ना, एक के अतिरिक्त 2 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है। कैसे, आप हमने यहां पे एक बात लिखी कि 2 का भाग अगर ए में जा रहा है, पीछे लिखा था ना 2 का भाग अगर ए स्क्वायर में जा रहा है तो ए में भी जाएगा। यहां पे हमने वो बात लिखी है कि 2 का भाग अगर बी स्क्वायर में जा रहा है तो बी में भी जाएगा। तो इसका मतलब 2 के भाग वाली आप कोई भी ए का मान मान लो जिसमें 2 का भाग जा रहा है। मैंने मान लिया 8 है, मैंने बी का मान लिया जिसमें 2 का भाग जा रहा है, मैंने मान लिया 10 है। अब देखना इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 ये गुणनखंड होंगे, इसके 2 गुणा 5 होंगे। फिर भी देखना इनमें 2 का जोड़ा बन रहा है, अर्थात इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है ना, 2 है ना। लेकिन हमने तो माना था ए व बी दोनों सहभाज्य संख्या है, अर्थात इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, अर्थात इनका एचसीएफ 1 है। लेकिन यहाँ तो इनका एचसीएफ 2 निकल के आ रहा है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कितना है, 2 है। तो यहाँ हमारे पास ये विरोधाभास क्यों प्रकट हो रहा है, हमने माना कुछ था निकल के कुछ आ रहा है, क्यों ऐसी बात क्यों, क्योंकि हमने जो शुरू में परिकल्पना की थी कि √2 माना एक √2 परिमेय संख्या है, हमने शुरू में हमारी परिकल्पना गलत थी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, अब देखना यहां से मैं लिखता हूं, यह बात मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है आपको। ठीक है, अब मैं यहां पे वो लैंग्वेज लिख रहा हूं, क्या लैंग्वेज लिख रहा हूं कि यहां से स्पष्ट होता है, यहां से स्पष्ट होता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। अतः यहां क्या होता है, यहां विरोधाभास, विरोधाभास मतलब विरोध प्रकट हो रहा है, जो हमने माना है उससे विपरीत प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट होता है
क्योंकि शुरू में हमारी मानी गई परिकल्पना गलत थी, या मानी गई परिकल्पना मतलब जो हमने शुरू में परिकल्पना की थी, मानी गई, सभी में ऐसे ही लिखना है, मानी गई परिकल्पना मतलब परि का मतलब पहले, कल्पना का मतलब जो हमने कल्पना की थी, कल्पना ही तो की थी ना, जो पहले कल्पना की थी, हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना गलत थी, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः है √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझे ना कि पहले देखना, वापस समझना इस क्वेश्चन को। पहले हमने शुरू में क्या किया था, शुरू में हमने किया कि जो भी हमारे पास सिद्ध करना था उसका हमने उल्टा माना। क्या माना कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या थी तो उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते थे, तो हमने इसको √2 बराबर a बटा b के रूप में लिखा। और a व b कैसी संख्याएं मानी, a व b दोनों सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और सहभाज्य संख्या है, अगर a व b सहभाज्य संख्या है तो इनका HCF कितना है, 1 है। सहभाज्य संख्याएं हैं तो HCF 1 है, अर्थात इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा हमने माना था। ठीक है, ऐसा हमने माना था। उसके बाद में हमारे पास दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, कौन से, √2 बराबर a बटा b आया वहां से, तो वहां से हमारे पास मान निकला। वहां से हमने बताया कि 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। उसके बाद में हमने इसको साइड में रखा। उसके बाद में हमने एक चीज और मानी कि a बराबर 2c, जहां पर c क्या था, कोई अन्य पूर्णांक था। दोनों तरफ वर्ग किया, a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से इसमें रखा तो हमारे पास निकल के आया c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। वहां से भी हमने वही बात बोली, क्या बोली कि अगर b स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो यहां हमने एक बात यहां से हमारे पास निकल के आई कि a व b में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, अतः हमारे द्वारा जो मानी गई जो सहभाज्य संख्या हमने मानी थी वो अवधारणा हमारी गलत है। यहां विरोधाभास प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है, क्योंकि हमारी शुरू में जो परिकल्पना थी वो गलत थी, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने आज की क्लास में ये एक क्वेश्चन किया है। अब इससे अगले वाली क्लास में हम इससे ये अगले वाले क्वेश्चन देखेंगे। आप इसको रिपीट करना। आज की क्लास में हम एक ही क्वेश्चन कर पाए हैं, तो आप इससे अगले वाली क्लास में हमसे जुड़ना। आगे के क्वेश्चन इससे अगले वाली क्लास में करते हैं।